तो दोस्तों चलते हैं हम लोग आज अपने ये मॉडर्न इंडिया का दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने पहला ये टॉपिक जो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक पढ़ लिया है, यूरोपियों का आगमन, उससे संबंधित सारा एनसीईआरटी का फैक्ट और उससे संबंधित प्रैक्टिस टेस्ट को देख लिया। अब वही तरीका हम लोग उसी तरीके से ये दूसरे वाले टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, बंगाल के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका हम लोग सारे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी से निकाले गए एक एक पॉइंट, एक एक फैक्ट को देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम जस्ट यही फैक्ट देखकर तुरंत हम लोग इसका प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खान था। मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा 1717 में उसे सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था और उसे नियुक्त कौन किया था, कब किया था। यहाँ से तो अगला फैक्ट देखते हैं। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद स्थानांतरित किया था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया था और उस नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा था। तो यानी ये प्रश्न पूछा जाता है किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ले गया था, तो वही था दोस्तों मुर्शीद कुली खान। आगे यहाँ पर देखें तो कह रहे हैं मुर्शीद कुली खान ने बंगाल की भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था का मतलब ठेके पर जो भू राजस्व दिया जाता है कि आप हमें इतना देंगे, तो वह इजारा व्यवस्था किसने आरंभ किया, तो मुर्शीद कुली खान ने ही। एक से बढ़कर एक सारे फैक्ट यहाँ पर आप जान लेंगे तो मेरे भाई कभी भूलेगा नहीं, यहीं से प्रश्न बनते हैं, एनसीईआरटी के सारे फैक्ट है। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस पर सपोर्ट दिखाएंगे मेरे भाई तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हिम्मत हमारी बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगा। ऐसे काम करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, एक एक किताब से एक एक पॉइंट ढूंढकर खुद बनाना होता है, खुद वीडियो बनाना, खुद अपलोड करना। अभी हमारे पास कोई टीम नहीं है, तो हमारी परिश्रम को, हमारी मेहनत को आप लोग समझ रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर तो ज़रूर करिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। जब दूसरा कोई देखता है तो वीडियो लाइक्स सब्सक्राइबर कम होते हैं तो उसको लगता है कि इसमें दम नहीं है। तो इन सब पर आजकल दोस्तों जज होती है, दिखावा भी बहुत आजकल हो रहा है। तो आप सब हमें सपोर्ट करेंगे, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। कह रहे हैं अलीवर्दी खान यहाँ से जो 1740 से 56 तक शासन किया था, तो उन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था। पूछा जाता है किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से किया था, तो वो अलीवर्दी खान। तो कैसे याद करोगे, आप वर्दी पहन लोगे तो आपको मधुमक्खी नहीं काट पाएंगे। तो मधुमक्खियों से कैसे किया था कि अंग्रेज़ों के बारे में कहा था कि यदि उन्हें यानी अंग्रेज़ों को छेड़ा न जाए तो शहद देंगे, यदि छेड़ा जाए तो वो काट कर मार डालेंगी। तो ये अंग्रेज़ों के सेंस में उन्होंने कहा था। अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र जो है यहाँ पर कह रहे हैं सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो सिराजुद्दौला से यहाँ एक अलग तरफ कहानी जाएगी, थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। आगे यहाँ पर देखें कह रहे हैं ब्लैक होल की घटना जो हुई थी, जिसे काल कोठरी हिंदी में कहा जाता है, यह कथित घटना है 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के ही समय में घटित हुई थी। यहाँ पर क्या था ये घटना, देखिए यहाँ पर देखिए गया बता रहे हैं। तो जीवित बचे अंग्रेज़ जेड हॉलवेल के अनुसार 18 फीट लंबा 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में 146 अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था सिराजुद्दौला, जिसमें अगले दिन केवल 23 व्यक्ति बचे। इतने छोटे एरिया में इतने लोगों को ठूंस दिया था, जिसमें काफ़ी लोग मर गए, केवल 23 लोग बचे थे। तो ये कहना चाह रहे हैं, ये हॉलवेल एक जीवित अंग्रेज़ थे, ये उस समय के बता रहे थे। लेकिन दोस्तों समकालीन प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ये सियार उल मुख्तरीन में उन्होंने कहा कि ये ब्लैक होल जैसी कोई घटना नहीं है, अंग्रेज़ों का ये मनगढ़ंत कहानी थी जो है बंगाल के नवाब को बदनाम करने के लिए। आगे कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर साम्राज्य का भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। बहुत बार पूछा गया है, ये रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 में हुआ था, उसमें सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखा था, यही लॉर्ड क्लाइव ने ही। आगे चलकर दोस्तों यह फिर 2 बार नियुक्त हुआ था, एक बार यहाँ पर आया था, फिर एक बार 65 में आया था। यहाँ देखिए प्लासी के युद्ध आप लोग जानते हैं, एक पलाशी का पेड़ है पश्चिम बंगाल में, तो बंगाल में वहीं पर यह हुआ था। अब उसका नाम पलाशी रख दिया गया है। युद्ध के मैदान में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी की नदी के तट पर स्थित है। बहुत बार पूछा गया है ये कहाँ है ये पलाशी जहाँ युद्ध हुआ था, तो यह नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर है और पश्चिम बंगाल में है, नदिया जिले में।
आगे यहाँ पर कहें रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर का पद 2 बार रहा है, एक बार 1757 से 60 तक जब वो प्लासी का युद्ध जीता, फिर दोस्तों जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उससे 1 साल पहले यानी 1765, उससे 1 साल बाद 1765 और 1767 तक रहा था। ये 2 बार इसकी नियुक्ति हुई थी, याद रखें, ये भी पूछा जाता है। सारे फैक्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो आप बड़े आसानी से, कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। कह रहे हैं क्लाइव के शासनकाल के दौरान अंग्रेज सैनिक का एक श्वेत विद्रोह हुआ था। यही क्लाइव के ही शासनकाल में अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत यानी वाइट म्यूटिनी यानी श्वेत विद्रोह हुआ था। श्वेत का मतलब यहाँ अंग्रेजों से है। अंग्रेजों ने एक विद्रोह किया था कि जब वहाँ की सरकार ने इनका पेंशन वगैरह बंद कर दिया था तो उसके लेकर उन्होंने विरोध किया था। तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल के सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना कर दिया था। आप लोग जानते हैं, यही दरवाज़ा खोल दिया था प्लासी का जीतकर। ब्रिटिश नेता विलियम पिट ने क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था। तो किसने कहा था जो है लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक? तो ये विलियम पिट ने कहा था। आगे देख रहे हैं अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य शासक था। अभी देखिए एक नए एंगल पर आते हैं, मीर कासिम, मीर जाफ़र सब आएंगे इसमें। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था, मुंगेर यानी बिहार ले गया, ताकि वहाँ मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रकारी माहौल और अंग्रेज़ों के सीधे हस्तक्षेप से दूर रहा जा सके। लेकिन अंग्रेज़ भी कहाँ मानने वाले थे। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर किया था और मुंगेर में तोपों एवं तोड़ेदार बंदूकें बनाने का कारखाना भी खोल दिया था मीर कासिम ने। फिर बाद में उन्होंने हटा दिया, देखिए कैसे। बक्सर का ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जो कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, अवध के नवाब मीर कासिम जो ये था वही, और उसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त, ये तीनों की सेना मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ रही थी। कौन कौन? यानी मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय, संयुक्त सेना मिलकर लड़ी। फिर भी जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों से हार गए ये लोग। फिर देखिए हारने के बाद क्या नज़ारा हुआ। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ी सेना की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथों में थी, जबकि उस समय बंगाल का गवर्नर वेंसीटार्ड था और बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। तो यस, आगे कह रहे हैं कि बंगाल के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर अंतिम मुहर लगा दी थी। तो बक्सर के युद्ध ने प्लासी का, जैसे दरवाज़ा, प्लासी के युद्ध से ही अंग्रेज़ों को जो है दरवाज़ा खुल गया था अंग्रेज़ों के लिए, लेकिन जैसे ही वो प्लासी का जो है बक्सर का हारे तो अंग्रेज़ों के लिए खजाना तक पहुंच उनकी सुलभ हो गई। अंग्रेज़ों के लिए दिल्ली विजय मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक हुआ। इलाहाबाद की फिर संधि देखिए कैसे होती है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है, देखते रहिए। इलाहाबाद की यहाँ पर जो दूसरी संधि हुई, इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को यहाँ पर हुआ था, और जो पहली हुई थी वो 12 अगस्त को हुई थी। मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया और कड़ा हुआ इलाहाबाद क्षेत्र उसे दे दिया गया। 12 अगस्त 1765 को संधि के अनुसार, यानी ये पहली संधि थी, मुग़ल शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से प्रदान कर दिया। सोचो, मुग़ल जो था, मुग़ल शाह आलम द्वितीय, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक छोटा सा पेंशन लेकर बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उन्हें दे दिया। आगे देख रहे हैं यहाँ पर 1765 में लॉर्ड क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन डायरकी की शुरुआत किया। तो पूछा जाता है द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया? तो लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में किया। कंपनी के दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए गए, बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय। यहाँ देखे कह रहे हैं मुग़ल शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। इसके बाद शाह आलम द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय केवल कंपनी के पेशन भोगी मात्र बनकर रह गए। तो दोस्तों चले हम लोग यहाँ से सबसे पहले हम लोग बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों से जो संघर्ष हुआ उसका प्रश्न देख लेते हैं कि हमारा ये जो एनसीईआरटी फैक्ट हमने पढ़ा ये कितना कारगर साबित हुआ। तो चले हम लोग प्रश्न सॉल्व करना शुरू करते हैं जो अब तक पूछे गए हैं या कई बार रिपीट हुए हैं, विभिन्न आयोग में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। तो चले हम लोग यहाँ से देखते हैं। मुग़ल बादशाह
द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो वो अंतिम सूबेदार कौन था दोस्तों? यहाँ पर कई बार ये पूछा गया है प्रश्न, तो कई बार पूछा गया है, तो कौन था ये? मुर्शीद कुली खान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये ये आपका तो कौन सबसे अंतिम बंगाल का जो है सूबेदार था? तो ये मुर्शीद कुली खान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 अभी आपने जस्ट पढ़ा था। दूसरा वाला का अगर हम लोग यहीं पर देखें तो देखें, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ कर दिया, यानी ब्रिटिशों के लिए, अंग्रेजों के लिए दरवाज़ा खोल दिया? तो यहाँ पर वो प्लासी का युद्ध कह सकते हैं। आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बक्सर का होगा या प्लासी का, तो यहाँ पर ध्यान रखिए प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, बंगाल के नदिया ज़िले में, याद आया ना? तो वहीं पर ये पलाशी पेड़ के नीचे। और बक्सर की लड़ाई कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि ये 1764 में हुआ था ये, तो यहाँ पर कह क्या रहा है, इसको आपने देखना का प्रभुत्व को स्टार्ट किया, और बक्सर के युद्ध को तो खजाना ही पूरा खुल गया, अंग्रेज़ों की लूट की खुली छूट मिल गई, वो बक्सर के युद्ध से मिली थी। आगे चले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो किस वर्ष लड़ा गया था मेरे भाई? 1757 में, अभी मैंने बताया। आगे यहाँ पर देखें कई बार ये सब पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बताना है कि आखिर ये किस युद्ध में पराजित हुआ था ये। तो आपको देखकर क्या लगता है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था? तो क्लाइव किस युद्ध में था दोस्तों? तो आप लोग जानते पलासी में था, तो पलासी में ये सिराजुद्दौला को हराया था ना, जो मीर जाफ़र गद्दारी कर दिया था वही। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो 1757 में, ऑप्शन नंबर ए आपका बनेगा यहाँ पर। तो चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर आगे अगर देखें तो हमारा जो 5वां वाला प्रश्न है, कह रहे हैं कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कई बार प्रश्न पूछा गया है फैक्ट के माध्यम से, स्टेटमेंट के माध्यम से, कि यही है मेरे भाई क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव जो है। तो यही जो है 1757 का युद्ध जो है जितवा कर एक दरवाज़ा खोल दिया था भारत में घुसने का उनको, अंग्रेज़ों को। तो चले हम लोग यही प्लासी के युद्ध के से ये इसकी क्रेडिट मिल गई थी इसको। यहाँ पर कह रहे हैं किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक इसी को कहा। अंग्रेज के कई अंग्रेजी लेखक इसके तारीफ में कहते हैं कि भाई ये स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था रॉबर्ट क्लाइव, जो दरवाज़ा खुलवा दिया जो है हमें भारत में घुसने का, आगे चलकर हमें उसकी खुली लूट का जो है छूट मिल गई। आगे देखें यहाँ, प्लासी का युद्ध के दौरान मैदान में किस राज्य में स्थित है? तो प्लासी का युद्ध जहाँ हुआ था वो मैदान कब से, मैं चिल्ला के बता रहा था मेरे भाई, ये पश्चिम बंगाल के राज्य के नदिया ज़िले में है, भागीरथी नदी के तट पर प्लासी के पेड़ के नीचे हुआ था, तो इसीलिए आज उसका नाम पलाशी भी रखा गया है। तो यह है पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। पश्चिम बंगाल में कहाँ? ये नदिया ज़िले में हो जाएगा। कई बार पूछा गया है ये, 3-4 बार ये पूछा गया है ये विभिन्न परीक्षाओं में। आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर 8वें वाले में जो कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने ऐसा कौन सा शासक था जो अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था? तो ये अभी फैक्ट में आया था। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया था मेरे भाई? मुंगेर कहाँ है? ये बिहार में है। तो ये बिहार, ये कौन ले गया था मेरे भाई? वही ले गया था मीर कासिम। मीर कासिम जब मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को जो बनाया था अंग्रेज़ों ने इसे नवाब बंगाल का, तो ये बहुत चालाक था। ये अपनी सेना तैयार कर रहा था यूरोपी पद्धति पर, और ले जाकर अपनी राजधानी वहाँ तोप खाने, गोला बारूद यूरोपी पद्धति पर अपना सेना तैयार कर रहा था। अंग्रेज़ों को पता चला तो इसे हटाकर फिर वो मीर जाफ़र को बना देते हैं। तो यही है, यहाँ से आप याद रखे रहेंगे इसे। कह रहे हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे अधिक निर्णायक सफलता किस युद्ध को माना जाता है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे अधिक निर्णायक सैन्य सफलता किसे माना जाता है यहाँ पर? तो स्वाभाविक सी बात है आप कन्फ्यूजन में होंगे, ये तो नहीं हो सकता ये, इसी दोनों में ज़्यादातर लोगों का कन्फ्यूजन होता है और लोग तुक्का मार देते हैं, इसीलिए यहाँ पर वो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो मेरे भाई सबसे निर्णायक युद्ध, एक निर्णायक युद्ध तो था ही, जो प्लासी का युद्ध यहाँ पर जो था वो था ही, लेकिन यहाँ पर कह क्या रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक जिन्होंने पूरा खजाना ही खोल दिया अंग्रेज़ों के लिए, तो वो था दोस्तों यही बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था।
तो इसको याद रखे रहेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 22 अक्टूबर 1764 को लड़े गए बक्सर युद्ध के समय दिल्ली का मुगल शासक यहाँ पर कौन था? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो आपको मेरे भाई बता दूं 3 गुट थे यहाँ पर मिलकर लड़ रहे थे ना, भारत के जो है 3 गुट। कौन कौन थे दोस्तों? तो मुगल सम्राट के शाह आलम जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे यहाँ पर, तो यही हो जाएंगे, शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे यहाँ पर, ये थे। तो और दूसरा कौन था? शाह आलम द्वितीय, यहाँ पर ये शाह आलम लिख दे रहा हूँ, द्वितीय थे। और कौन था दोस्तों? और एक तो शुजाउद्दौला था दोस्तों, अवध का नवाब था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तो यहाँ मैं ऐसे शू लिख दे रहा हूँ, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, जो अवध का नवाब था। और एक तीसरा था दोस्तों मीर कासिम, तो यहाँ पर मैं ऐसे कासिम लिख दे रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। यही तीनों लोग मिलकर बक्सर के युद्ध में लड़े, फिर भी हार गए। तो बाद में फिर इलाहाबाद संधि के तहत अपना अपना जो है फ़ायदे के अनुसार संधि किए। तो यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है इसमें, तो यहाँ पर आपका यही डी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। तो आ गया समझ में आपको बढ़िया से। अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक सेकेंड, यार ये हाँ अब सही है, एक सेकेंड यहाँ देखें। कह रहे हैं बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की जब लड़ाई हुई थी तो बंगाल का नवाब पूछ रहा है मेरे भाई, तो बंगाल का नवाब उस समय कौन रहा होगा? तो मेरे भाई जब इसको मीर कासिम को हटाकर मीर जाफ़र को जब बना दिया गया तो वही विद्रोह किया, तो यानी उस समय फिर से मीर जाफ़र बन गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यस, आगे अगर हम लोग चलें तो क्योंकि ये बक्सर की लड़ाई में यही मीर कासिम तो था ही उत्तरी गुट में। आगे अगर देखें तो किस मुग़ल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त किया? तो किस मुग़ल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी? तो वही मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय, जो मुग़ल सम्राट था, बाद में जो संधि उसे समझौता कर लिया इलाहाबाद संधि के तहत, तो वही जो है कुछ पेंशन लेकर उन्होंने पूरी दीवानी का अधिकार उनको दे दिया अंग्रेज़ों को। यहाँ पर देखें, कह रहे हैं किस ब्रिटिश गवर्नर, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नर के कार्यकाल में शाह आलम द्वितीय द्वारा कंपनी की दीवानी का अधिकार प्रदान किए गए? तो शाह आलम द्वितीय ने कंपनी की दीवानी का अधिकार प्रदान किया। तो यहाँ पर तो किसे किया था, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है यहाँ पर आखिर वो किसे किया था? तो मेरे भाई रॉबर्ट क्लाइव, तो इसका संबंध तो यहाँ पर था नहीं, जो बक्सर का युद्ध था इसमें तो था नहीं। और ये कार्नवालिस तो उस समय इस समय भी था नहीं, ये वेलेज़ली रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं किस ब्रिटिश गवर्नर के कार्यकाल में, ऐसा किस ब्रिटिश गवर्नर का कार्यकाल था कि जिसमें शाह आलम द्वितीय एवं कंपनी को दीवानी का अधिकार प्रदान किए? तो आप लोग को पता होना चाहिए मेरे भाई, 1757 से 60 तक ये था, लॉर्ड क्लाइव आया था। फिर जो है वो 1765 से 67 तक फिर था, तो 1765 से 67 तक वो फिर था। तो इसके मतलब दीवानी जो प्राप्त हुई थी वो 65 में हुआ था, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी वो 65 में हुई थी। तो यही लॉर्ड क्लाइव ही था वो जो संधि करवाया था, तो यानी यहाँ रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा आपका। आगे अगर हम लोग चले देखें तो कह रहे हैं मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी किस तिथि को प्रदान किया था? मेरे भाई तिथि भी कई बार पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। तो 1765 यहाँ पर 2 संधियाँ हुई थी। तो बाकी यहाँ पर ये अगला 16 वाला नहीं है, तो हम इसी को मान लेते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये ए हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चले यहाँ पर देखें, अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो कह रहे हैं इलाहाबाद संधि के बाद
रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? जो इलाहाबाद की संधि कर लिया रॉबर्ट क्लाइव ने, तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान उन्होंने किसे बनाया था? तो ये भी कई बार पूछा गया बीपीएससी में, एक बार तो आरओ यारो में पूछा गया है। तो ये रज़ा खान को बनाया था उन्होंने। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। आगे अगर देखें तो 1765 में दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो 65 में उनको दीवानी प्राप्त हो गई, लूट का उन्हें पूरा खुली छूट उन्हें मिल गया, तो किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में वो आए थे सबसे पहले? यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो वो खासी के संपर्क में आए थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बनेगा। यहाँ पर देखें अगर हम लोग तो कह रहे हैं कि अवध के सल्तनत हिंदू नायब वज़ीर के संबंध में यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिया गया है। अवध के सल्तनत हिंदू नायब वज़ीर के संदर्भ में कुछ बातें लिखी है, बताना है कौन सा सही है। तो राजा टिकैत राय, नवाब आसफुद्दौला अर्थ मंत्री थे। तो यस, ये बात तो यहाँ पर ये सही है। अवध के नवाबों में राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों को उच्च पद प्राप्त था। तो यस, ये भी सही है यहाँ पर, नो डाउट। तो यहाँ पर सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चले देखें तो कह रहे हैं 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का, जो 18वीं शताब्दी में यानी 1700 के बाद, तो इसमें जो युद्ध लड़े गए कालक्रम बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ, फिर कौन हुआ, फिर कौन हुआ, ऐसे करके बताना है यहाँ पर। तो मेरे भाई, तो वांडीवास का युद्ध अगर देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं बक्सर युद्ध को इन्होंने पहले कर दिया, प्लासी को बाद कर दिया, जबकि प्लासी का तो पहले हुआ था ना, तो इसका मतलब ये पहले ही गलत हो जाएगा। अब अगर हम लोग थोड़ा बी वाले पर फोकस करें, ध्यान दीजिए, अंबर का युद्ध। अंबर का युद्ध आप लोग जानते हैं कब हुआ था? ये 1749 के आसपास हुआ था, ये 1749 के आसपास। और तो आप लोग यहाँ पर प्लासी के तो जानते हैं, प्लासी का कब हुआ था? 1757 को हुआ था। एक वांडीवास आता है दोस्तों, वांडीवास में क्या आता है? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य ये लड़ा गया था 1760 में, और अंग्रेज इसमें जीत गए थे फ्रांसीसियों को हराकर। तो ये 1760 हो जाएगा यहाँ पर। और प्लासी का तो मेरे भाई आपके ज़ुबान पे होगा ही 1700, यहाँ पर ये 57। तो सॉरी, ये प्लासी कहाँ, हम लोग सॉरी यार, वहाँ ऊपर हमारा दिमाग चला गया। ये बक्सर को यहाँ होना चाहिए था, बक्सर 1764। तो यानी इसका मतलब यही वाला है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बन जाएगा। क्रम बहुत पूछा जाता है ये। वांडीवास द्वारा युद्ध अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ा था? तो अभी मैंने जस्ट ऊपर ही बताया, वांडीवास 1760 में लड़ा गया था, फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ा था अंग्रेजों ने। तो यहाँ पर फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ा और ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। तो यस, यही वाला हो जाएगा। अगर हम लोग देखें 20 वाले में, तो कौन सा जोड़ा हमारा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित हमारा यहाँ पर कौन सा है? बक्सर का युद्ध कह रहे हैं मीर जाफ़र के विरुद्ध क्लाइव। तो मेरे भाई कहाँ बक्सर के युद्ध में दोस्तों? तो मीर कासिम के विरुद्ध था वो ना, क्लाइव यहाँ से, क्लाइव तो जो है उसमें था प्लासी के युद्ध में, और इसमें बक्सर में ये मीर जाफ़र के विरुद्ध तो था ही नहीं, ये भी गड़बड़ हो गया। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये सही है। अभी हमने बताया फ्रांसीसियों के विरुद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ी थी वांडीवास युद्ध 1760 में, जो जीत भी गए थे अंग्रेज। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बी वाला, यही आपका सही है। आगे अगर हम लोग चलें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमारा अगला जो 21 वाला है, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक कड़ा विरोध किसने किया था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों का सबसे कड़ा विरोध किसने किया था? क्या आप देखते ही मराठा, मुग़ल, राजपूत, सिख, तो आपको लगेगा कि यही मुग़ल किए थे। तो नहीं मेरे भाई, ये एक लेखक ने कहा है ना, उनका नाम नहीं याद रहा, उन्होंने कहा है कि अंग्रेज़ों ने भारत को मुग़लों से नहीं बल्कि मराठों से छीना है, क्योंकि मुग़लों तो आसानी से उन्होंने सरेंडर कर दिया था, उन्होंने मराठों से ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, तो इसलिए ये मराठा यहाँ पर आता है। प्रश्न कई बार पूछा गया है ये। आगे अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह, तो यहाँ पर हमने ये यहीं तक सवाल आपको दिया था, एनसीईआरटी में यहीं तक पढ़ाया था। अगला हमारा टॉपिक यहाँ से, जब हम एनसीईआरटी इसके बारे में अभी नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि हम बंगाल के नवाब तक ही अभी आपको पढ़ाए हैं, तो बंगाल के नवाब तक आप यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला हम दोस्तों जो है जो पंजाब के जो शासक
और अंग्रेज़ों के बीच कैसा संघर्ष रहा वो यहाँ पर लेकर आएंगे। तो उम्मीद है कि जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी वो आपको यहाँ पर लगा होगा कि एक एक से फैक्ट, एक एक से कंसेप्ट आपको यहाँ जानने को मिले होंगे। सभी प्रश्न लगभग सॉल्व हो गए होंगे और इक्का दुक्का नहीं होता है तो उसे हम प्रश्न में उसे पूरक के रूप में कंप्लीट कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगली बार हम अगले जो है अपने टॉपिक में तो ये लेकर आएंगे। यहाँ पर प्लस आ गया है तो हम लोग देख लेते हैं रणजीत सिंह के राज्य में राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों लाहौर थी। यहाँ पर ये लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध किस सिख मिसल से था? तो यहाँ पर ये किस सिखल से था? तो ये शुकर चकिया से था। तो फिलहाल हम लोग देख लिया जो सामने आया। तो फिलहाल हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। नमस्कार।